बहुत स्वागत है आप सबका। आप इस वक्त देख रहे हैं पांच का पंच और पांच का पंच लेकर मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर। पांच के पंच में लगातार फॉर्मेट के हिसाब से पहले गुलिस्तान न्यूज की 5 ट्रेंडिंग वीडियोस आपको दिखाएंगे, यानी 5 खबरें बताएंगे। उसके बाद आज पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका पर लगी हुई थी, क्योंकि अमेरिका के अंदर सदारती इंतखाबात आज हो रहे हैं और उन इंतखाब का नताइज अभी तक भी सामने नहीं आया है। लेकिन पूरी दुनिया इस अंदाजे पर चल रही है कि शायद एक बड़े बदलाव की ओर अमेरिका जा रहा है, और यह बदलाव कितना जमहूरी है और कितना सही है इस पर हम जरूर गुफ्तगू करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ ज्वाइन करेगा, लेकिन सबसे पहले फटाफट से 5 बड़े विजुअल्स जो आज ट्रेंडिंग 5 खबरें हैं हमारी, तो 5 बिन के साथ आपके सामने वो 5 खबरें लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यह बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव के बाद अब डीडीसी चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, और आज थोड़ी देर पहले के शर्मा जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है, कमिश्नर है, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यह कहा गया कि 8 फेजेस के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होने हैं, जो 5 नवंबर को शुरू होंगे और 16 दिसंबर को खत्म होंगे, जबकि 22 दिसंबर को काउंटिंग का डेट दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट यानी जो है वो भी आज से इंप्लीमेंट कर दिया गया है और नॉन पार्टी बेसिस पर इन चुनावों को करवाने की बात जो है वो कही जा रही है। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को भी वोट डालने का अधिकार पहली बार दिया गया है। 370-35 से खत्म होने के बाद इस तरीके से पहली बार होगा कि इतने बड़े पैमाने पर चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे, और इस तरीके से वैकेंट सीट जितनी भी पंचायतों की है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की है, म्युनिसिपल कमिटीज की है, उसके साथ साथ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के हैं, एक साथ ये सारे चुनाव जो है वो करवाए जा रहे हैं। और आज से बाज़ाब्ता तौर पर एनफोर्स हो गया है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि चुनाव शुरू हो गया है। तो ये बड़ी खबर है। उसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर जो है वो ये है कि फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि 7 तारीख को गुपकार अलायंस की मीटिंग होने जा रही है, जिसे पीपल्स अलायंस कहा जा रहा है, और माना जा रहा है कि पीपल्स अलायंस बनने के बाद पहली बड़ी मीटिंग गुपकार के बाद फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस पर जम्मू के अंदर होनी है, जिसमें आने वाली स्ट्रेटजी के हवाले से फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। बड़ा सवाल इस वक्त पीपल्स अलायंस के सामने यह भी होगा कि क्या चुनाव का हिस्सा बना जाए या नहीं, और अगर आते हैं तो किन मुद्दों के साथ आएंगे। नॉन पार्टी बेस पर जरूर चुनाव है, लेकिन अब देखना होगा कि पार्टी के बिना भी क्या ये सभी पार्टियां चुनावी दंगल का हिस्सा बनेंगी नहीं बनेंगी, एक बड़ा सवाल इस वक्त उनके सामने भी खड़ा हुआ है। दूसरी बड़ी खबर। और तीसरी बड़ी खबर, मालाबार एक्सरसाइज जो है, नेवी एक्सरसाइज जो हुई है क्वाड की बैठक के बाद, जिस तरीके से हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया का जॉइंट ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं, और उसमें अब एक और सेकंड फेज जो है वो 17 से 20 के बीच में होगा, और इस पर भी चीन की गहरी नजर है। और चीन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये अनड्यू ये सारी एक्सरसाइज जो वो की जा रही है, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता कि स्टेबिलिटी दुनिया के अंदर, और कहीं ना कहीं वो डिस्टेबल करना चाहता है दुनिया के अमन को, और साउथ चाइना सी में भी अमेरिका की वजह से ही डिस्टेबिलिटी है। ये ग्लोबल टाइम की तरफ से आज साफ कर दिया गया है। और चौथी बड़ी खबर अमेरिका के चुनाव है, जहां पर अभी तक जो बड़ी खबर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कांटे का टक्कर है, और इस वक्त भी काउंटिंग जो है वो लगातार चल रही है। नेक टू नेक फाइट के बीच दोनों लीडरों की तरफ से इस बात का दावा पेश कर दिया गया है कि उन्होंने जीता है, लेकिन एक बड़ी बात यह कि पहली बार यह देखने को मिल रहा है पिछले 40 साल के दौरान कि शायद मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, क्योंकि सिचुएशन अमेरिका की इसी तरीके की बन रही है। डिटेल के साथ थोड़ी देर में आपके पास आएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि क्या कुछ हो सकता है और इसका इफेक्ट और इंपैक्ट पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पर क्या कुछ पड़ सकता है। और चौथी और लास्ट बड़ी खबर जो हमारी है, 5वीं बड़ी खबर जो है वो है आर्मी चीफ का नेपाल का दौरा, और यह दौरा उस वक्त हो रहा है जब चीन और नेपाल के रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे थे और बीच में संबंध बिगड़ने की खबरें आ रही थी। इससे पहले रॉ चीफ का भी दौरा हुआ, और अब 3 दिन के दौरे पर आर्मी चीफ जो है वहां पहुंचे, और माना जा रहा है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ भी मीटिंग होगी, ताकि बायलैटरल ट्रीटीज जो हुई है उनको आगे बढ़ाया जाए। भारत और नेपाल के रिश्तों पर भी चीन की गहरी नजर है, और अभी तक कोई भी ऑफिशियल ट्वीट चीन की तरफ से नहीं किया गया। तो बड़ी खबरें जो हमने आपके सामने रख दी है, लेकिन
बढ़ते हैं आगे और प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर पर आएंगे और साथ साथ हम आपको एक और बड़ी खबर भी बताएंगे, क्योंकि खबर इस वक्त एक और डेवलप हो रही है अमेरिका और इजराइल के बीच में। थोड़ी देर में वो खबर मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, लेकिन बड़ी खबर जो है वो चुनाव के हवाले से, डीडीसी के हवाले से चुनाव का बिगुल बज चुका है। और यह चुनाव का बिगुल उस वक्त बजा है जब मिलिटेंटों ने कुछ पंचों सरपंचों को निशाना भी बनाया था, जब पॉलिटिकल अलायंस बनाने की कोशिशें हो रही है। इस बीच जम्मू और श्रीनगर की क्या कुछ सिचुएशन है, हमारे दोनों सीनियर साथी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। सबसे पहले जम्मू चलते हैं, जहां से विनोद कुमार जी हमारे साथ है। विनोद जी, थोड़ी देर पहले ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है, तो पॉलिटिकली उस शेड्यूल के आने के बाद क्या कुछ हलचल आप देख पा रहे हैं और कैसे ये चुनाव आप देखेंगे, कितने इंपॉर्टेंट है ये चुनाव जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, अगर गौर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये चुनाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह आपने कुछ सारी चीज़ों का खुलासा पहले ही कर दिया कि एक तरफ तो हम बात करेंगे 5 अगस्त 2019 को जब 370 में संशोधन होता है, 35 से रिपील होता है, तब के हालात कैसे बन जाते हैं। करीब 14-15 महीने हो चुके हैं और कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, इतनी ज़्यादा बड़ी एक्टिविटीज़ नहीं हुई है। उस बीच में कोविड-19 भी चल रहा है। फिर आपने खुद ही कहा कि पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन भी बना हुआ है। इन सब के बीच में चुनाव की घोषणा करना और कोविड-19 के बीच में चुनाव करवाना ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन लाजमी इसलिए हो गया था। एक तो हमें त्रिस्तरीय, जिसको हम 3 टियर सिस्टम कहते हैं, वो बनाने के लिए 73rd अमेंडमेंट को इन टोटो लागू करने के लिए, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि अगर हमने पंचायतों को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, तो 73rd अमेंडमेंट को इन टोटो लागू करना पड़ेगा। पंचायतें बन गई, बीडीसी बन गई, अब डीडीसी बनना जरूरी थी। पंचायतों में भी करीब 12,153 पंचायत सरपंच के पद खाली पड़े, वहां पर इलेक्शन करवाने थे। आज जब घोषणा हुई है तो मुझे लगता है नॉन पार्टी बेस पे घोषणा है, लेकिन इससे पहले ही पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी तैयारियां कर चुकी हैं, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना शैडो कैंडिडेट खड़ा करती है। आज सबको उम्मीद थी, सबको पता था कि 4 बजे के शर्मा जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। सिर्फ फेज कितने होंगे और पहले फेज में किस किस का होगा, इसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को बड़ी उत्सुकता थी। वो उत्सुकता अब शांत हो गया। जी गौर, ये बताइएगा, ये माना जा रहा है कि जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज है पहली बार वो वोट करेंगे, तो वहां पर किस तरीके का माहौल दिख रहा है और क्या ऑल स्टेज सेट है सभी पार्टीज की तरफ से? देखिए, ये बात बिल्कुल क्लियर है और कुछ रोज पहले हमने ये स्टोरी भी की थी कि जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं उनकी बात करें, या फिर जो वाल्मीकि समाज के लोग पंचायतों में, ग्रामीण हलकों में रहते हैं, उनके लिए पहला अवसर होगा कि उनको वोट कास्ट करने का मौका मिलेगा। यानी कितने लंबे, कई दशकों से वो इंतजार कर रहे थे कि हमें पार्लियामेंट के अलावा भी वोट कास्ट करने का मौका मिलेगा। उनमें खुशी, हमने लब्बाराम गांधी से बातचीत की थी तो उन्होंने भी वेलकम किया था। और ये बात खुद के शर्मा जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने भी वाजे कर दी है कि ये पहला मौका है और उनको डोमिसाइल के आधार पर उनको वोटिंग राइट मिल चुका है और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस इलेक्शन को लेकर के बहुत सारे एसओपीज डिसाइडेड किए गए, बहुत सारे एसओपीज तय किए गए कि एक कैंडिडेट, ये तो हर इलेक्शन में होता है कि डीडीसी का जो उम्मीदवार होगा वो 5 लाख तक खर्च कर पाएगा, जो सरपंच की इलेक्शन लड़ेगा वो 1 लाख खर्च पाएगा, और जो पंच की इलेक्शन लड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ 30 लाख तक ही खर्च कर पाएगा। कंपेनिंग की बात पर गौर, कंपेनिंग में आपने डोर टू डोर कंपेनिंग करनी है, आपके साथ सिक्योरिटी के अलावा मात्र 3 लोग ही हो पाएंगे। आपने नॉमिनेशन फाइल करने जब जाना है तो आपके पास 1 गाड़ी होगी, 1 आदमी उसके अलावा आपके साथ होगा। यानी बड़ी सारी गाइडलाइंस। अगर हम पोलिंग बूथ की बात करें, पोलिंग बूथ के अंदर आने से पहले आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी, यानी बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाएगा, सैनिटाइजर आपके पास उपलब्ध रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग आपके पास, यानी बहुत सारी चीजों का ख्याल रख करके आज ये अधिसूचना जारी की है। बहुत शुक्रिया जी विनोद जमाता ज्वाइन करने के लिए। लेकिन फटाफट से हिलाल आप भी जरा अपडेट कीजिएगा, कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब चुनाव की बात आती है तो बैक वक्त सिक्योरिटी सिक्योरिटी के माहौल और चुनाव को इस वक्त देख रहे हैं, जो दंगल शुरू होने जा रही है जिसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है।
दूसरी ओर कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो दो तीन चीजें काफी अहमियत की हामिल हैं। एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले क्लियरेंस दी है कि इसके लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं, लेकिन दूसरी साथ अगर बात की जाए कोविड-19 के हवाले से तो उस हवाले से भी जैसा कि विनोद जी ने खुद भी कहा है कि सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस और बाकी चीजें जो एसओपी तय किए गए हैं उस पर भी अमल होगा। लेकिन 7 बजे सुबह ये वोटिंग शुरू होगी और कश्मीर के 7 बजे और नवंबर का महीना और उसके साथ साथ दिसंबर के महीने में भी ये वोट डाले जाएंगे। सुबह कड़ाके की ठंड होती है और क्या सुबह वोटर निकलेगा, और इस सब के बीच जो पहले से थ्रेट एक जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है कि जैसे पहले ही कुछ पंचायत मेंबरान को मारा गया है, बीडीसी चेयरमैन को मारा गया है, इस साये में इलेक्शन लड़ना और उसके बाद वोट कास्ट करना जम्मू के मुकाबले में ये काफी मुश्किल है। लेकिन इस सब के बीच अगर देखा जाए कि पॉलिटिकल पार्टीज की क्या इंटरेस्ट है, जैसा कि जम्मू के अंदर पहले से ये माहौल बना हुआ है और वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तैयार है, लेकिन रीजनल एस्पेक्ट्स पे जब हम देखते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी उन्होंने अगर इस हवाले से अभी कुछ जाहिर नहीं किया कि क्या वो इस इलेक्शन में जाएंगे। हालांकि नॉन पार्टी बेस पे ये इलेक्शन लड़े जाएंगे, लेकिन क्या उनका कार्डर निकलेगा, क्या वो वोट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस हवाले से 7 तारीख को अब मीटिंग भी होने जा रही है और इस मीटिंग में यह तय होगा कि क्या वो इलेक्शन के लिए जाएंगे और ये एक मामला अहम होगा जिस पर उस वक्त डिबेट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो पॉलिटिकल लेवल पर भी अभी जो कार्डर है वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और कल भी जो महबूब मुफ्ती की सदारत में यूथ की एक मीटिंग भी हुई है, वहां पर भी ये मामला उठा है और उस वक्त महबूब मुफ्ती ने यह बात भी कही थी कि इलेक्शन में पावर जरूर होता है, लेकिन जब उन्होंने मीडिया के साथ बात की तो उस वक्त उन्होंने कहा कि प्रायोरिटी उनके लिए इलेक्शन नहीं है। लेकिन अंदर की बात ये है, ये जो अलायंस है पॉलिटिकल लेवल पर है, इस बीच बड़ी बात ये कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का निफाज हो गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल आनी है और कल से बाकायदा तौर पर बाई इलेक्शंस वो सारे होने हैं, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी का हो, पंचायत का हो या डीडीसी का। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से अभी तक की सबसे दूसरी बड़ी खबर की ओर चलते हैं, क्योंकि बड़ी खबर जो आ रही है वो इजराइल और भारत के बीच एक और मुआहिदे को हरी झंडी दे दी गई है। बड़ी खबर कि भारत और इजराइल के बीच जो एमओयू हुआ था उसको कैबिनेट ने भी क्लियरेंस कर दिया है। मेडिसिन और हेल्थ सेक्टर के अंदर अब दोनों मुल्क एक दूसरे का ताउन करेंगे। हथियारों के बाद अब मेडिसिन और हेल्थ सेक्टर पर भी भारत और इजराइल एक दूसरे का संबंध रखेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और एमओयू साइन करने के बाद कैबिनेट क्लियरेंस भी हो गया है। यानी अब वो सारी अड़चनें और वो सारी राहें जो है वो हमवार हो गई और माना जा रहा है कि अब ये नया आगाज होगा इजराइल के साथ, जहां पर अब मेडिसिन और मेडिकल के साथ साथ मेडिसिन के साथ साथ हेल्थ सेक्टर के अंदर भी काम किया जाएगा। रहमत कलीम इस बड़ी खबर पर हमारे साथ है। रहमत, जल्दी से जरा अपडेट कीजिएगा कि ये जो इजराइल और भारत के बीच, दोनों मुल्कों के बीच एमओयू होने की खबर है। चलिए रहमत कलीम हमारे साथ है। रहमत, अपडेट कीजिएगा कि क्या कुछ बड़ी खबर है। कैबिनेट ने जो अभी थोड़ी देर पहले ब्रीफिंग किया उसमें कहा गया कि इजराइल और भारत के बीच अब संबंध और बेहतर होंगे और इस बार डिफेंस को छोड़ मेडिसिन और मेडिकल हेल्थ पर सारा फोकस। जी देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से अप्रूवल में काबीना की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान और इसराइल के दरमियान 2017 में जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसराइल के दौरे पर गए थे तब कई एमओयू पे साइन हुआ था, दस्तखत किए गए थे, उसमें से एक मेडिकल और हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड थे। आज खबर मिल रही है कि यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया है। इसके इस अगर एमओयू की बात करें तो इस एमओयू में इस जो मेमोरेंडम है इसका बेसिक थीम है कि हिंदुस्तान और इसराइल के जो प्रोफेशनल है मेडिकल सेक्टर में और हिंदुस्तान और इसराइल के जो मेडिकल डिपार्टमेंट है दोनों किस तरह से एक दूसरे के साथ शेयर कर पे एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल और स्किल को शेयर करके कैसे एक दूसरे की तक का ताउन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक मुल्क का डॉक्टर दूसरे मुल्क में किस तरह से ज्यादा तादाद में जाकर के एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। सेमिनार, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस इस तरह के जितने भी होंगे नेशनल लेवल पर उसमें किस तरह से इसराइल को जगह दी जाएगी और इसराइल में हो तो हिंदुस्तान के डॉक्टर्स को जगह दी जाएगी। तो ये मेडिकल लेवल पर
हिंदुस्तान और इसराइल के जो रिश्ते हैं उसको मजबूत करने के लिए बाकायदा तौर पर MOU में दस्तखत हुआ था और आज मरकजी सरकार की तरफ से इसे मंजूरी देने के साथ ही इसराइल के साथ जो हिंदुस्तान के रिश्ते थे उस रिश्ते में मजीद पुख्तगी ला दी गई है। और हिंदुस्तान और इसराइल के अब जो चाहे वो एजुकेशन फील्ड में अभी जो MBA की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जो डॉक्टर हैं, या फिर जो रिसर्च कर रहे हैं, इन तमाम के लिए दरवाजा खुल गया है। इसराइल का दरवाजा हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान का इसराइल के लिए, दोनों मुल्क के प्रोफेशनल एक दूसरे मुल्क के साथ शेयर कर पाएंगे। सरकारी सतह पर इसमें मदद दी जाएगी और एक दूसरे के मुल्क जैसे हिंदुस्तान के डॉक्टर्स अगर वहां जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वहां जाके कोऑपरेट करना चाहते हैं, उसके लिए भी दरवाजे बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। यानी कैबिनेट क्लियरेंस भी हो गया है इजराइल और भारत के बीच हथियारों के बाद। अब मेडिकल और हेल्थ सेक्टर में भी आगे एक दूसरे का ताउन किया जाएगा। इसकी क्लियरेंस थोड़ी देर पहले यूनियन कैबिनेट की तरफ से कर दी गई। अब जरा अपने बड़े मुद्दे पर आते हैं। बड़ा मुद्दा वो जिस पर पूरी दुनिया की इस वक्त नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि चुनाव अमेरिका के अंदर है, लेकिन अमेरिका की पॉलिटिक्स पर पूरी दुनिया की नजर है। और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के बीच जो है टक्कर का मुकाबला बराबर जारी है और दोनों नेताओं की तरफ से अपनी अपनी जीत का ऐलान भी कर दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अभी काउंटिंग चल ही रही है, लेकिन मुकाबला टक्कर का है। दोनों की तरफ से जीत का ऐलान कर दिया गया है और दोनों ये कह रहे हैं कि अगर कुछ भी किया गया तो फिर लीगल बैटल भी हो सकता है। यानी अमेरिका के चुनाव 2020 के बड़े इंपॉर्टेंट है। ट्रंप और बाइडेन दोनों आपस में बहुत क्लोज आ चुके हैं, लेकिन अभी भी काउंटिंग का अमल जो है वो मुख्तलिफ रियासतों का जारी है। इस बीच दोनों की तरफ से ये जो बयान कहना कि हम जीत चुके हैं और आगे राहें आसान है, ये क्या कुछ कह रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बयान बाद में दे चुके हैं उस पर भी काफी ज्यादा सवाल पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पूछे जा रहे हैं। इस पर चर्चा हम शुरू करेंगे। मेरे साथ आज डॉक्टर भूषण दीवान है जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के काफी बड़े जानकार है। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। संजीव श्रीवास्तव फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ संतेश कुमार सिंह, प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ इस लाइव ट्रांसमिशन में इस वक्त चंदन भी है जो लगातार आपको पिछले 10 दिन से अपडेट करता आ रहा है कि चुनाव जो है वो कैसे चल रहा है और अमेरिका की पॉलिटिक्स किस तरीके से बदल रही है। लेकिन इस वक्त का बड़ा सवाल जो है कि नताइज आए नहीं और दोनों ने अपनी अपनी जीत का डंका बजा दिया है। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा संतेश कुमार सिंह साहब, ये बताइएगा ये जो अभी चुनाव प्रोसेस, अभी जो काउंटिंग का प्रोसेस चल ही रहा है, इस प्रोसेस के बीच बड़ी अनाउंसमेंट करना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और बड़ी बात बाइडेन की तरफ से कहना, जबकि अभी प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, और फिर उनमें यू टर्न्स आना, क्या मैं ये मानूं कि विद इन द सिस्टम काफी ज्यादा लूप होल्स है इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर? अब देखिए, लोकतांत्रिक प्रणाली जो होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसकी बहुत खूबसूरत बात यह होती है जब चुनाव हो रहा होता है उस दौरान पूरी जब तक प्रक्रिया कंप्लीट न हो जाए तब तक लगभग सब लोग एक ही जैसा पोजीशन लेते हैं। ऐसे कोई बड़ी बात सब बोलेंगे कि अभी हम जीत रहे हैं, कोई ये नहीं बोलेगा हम हार रहे हैं। जब तक लास्ट मोमेंट तक एक एक वोट काउंट न हो जाए तब तक सभी लोग क्लेम करते रहेंगे। तो उस प्रक्रिया में आप देखिए यूएस ऐसा नहीं, यूएस गवर्नमेंट, यूएस का जो प्रोसीजरल एक प्रक्रिया अपनाता है इलेक्टोरल प्रोसेस का, उसमें भी जब चुनाव हुआ हमेशा पहले ही कोई नहीं पोस्ट डाल देता ये कहते हो कि हाँ हम हार स्वीकार कर रहे हैं। एट दिस स्टेज सब क्लेम कर रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी दूसरा एक टेक्निकल इशू जैसे आपने बताया कि वो लीगल बैटल तक जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो बेसिकली जो ट्रम्प का कहना है कि जो टाइम ओवर हो गया उसके बाद बहुत सारी जगह परमिशन दिया गया कोर्ट द्वारा। तो ट्रम्प का कहना है कि ये लोकतांत्रिक प्रणाली के अगेंस्ट है, एक टाइम ओवर हो गया फिर भी आप कुछ परमिशन देते हैं। और वैसे जगहों पे बेसिकली जब बाइडेन लीड कर रहे हो और ट्रम्प हार रहे हो तो नेचुरल सी बात है कि एक शक होगा, उनको एक संदेह होगा जिसको लेकर वो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट तरफ मूव कर सकते हैं। डॉक्टर भूषण दीवान, आप कैसे इन सुबह से जो ट्रेंड चल रहा है इसको देख पा रहे हैं? एक और जो ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई तौर पर कहीं पीछे हैं और बाइडेन इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या बाइडेन ने बाज़ाब्ता तौर पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं फायदा लिया है जिसके बाद ये सारी चीजें सामने आ रही हैं? गौर साहब, मेरी आंकलन में ये मामला कंपटीशन कट टू कट है, कुछ कहा नहीं जा सकता, पर ये मैं कह सकता हूं कि 270 की फिगर जो है मैजिक फिगर,
538 में से 270, ये जो फिगर है ये अगले 2-3 घंटे में थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। पर ध्यान रखें, कम से कम 150 मिलियन वोटर्स में से, मतलब 10.5 करोड़ वोटर्स जो हैं, पॉपुलेशन तो 30-35 करोड़ के करीब है अमेरिका की, और वोटर्स कुछ वोट जो गिरते हैं 10.5 करोड़ 11 करोड़ वोटर गिरते हैं, 15 करोड़ वोट गिरते हैं, उसमें से 10 करोड़ वोट जो है गोवर साहब वो बाई बैलेट पेपर आए हैं जी, और कोर्ट ने हुक्म दिया है उसका काउंटिंग जो है वो 10 तक चल सकता है, 10 नवंबर तक। वो खैर कल शाम तक, अभी तो आपने देखा है कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में उन्होंने रिवील करना बंद कर दिया है, मतलब बताया नहीं कितना ब्लू में है कितना रेड में है। ब्लू माने बाइडेन डेमोक्रेट, रेड माने रेड रिपब्लिकन ट्रम्प, वो बताया नहीं है। तो शाम को 2-3 घंटे के अंदर क्लियर होगी, कल शायद और ज्यादा क्लियर हो जाए। पर जो भी है, ऐसा लगता है मामला कट टू कट रहेगा और मुझे लगता है मैटर काफी कोर्ट में जाती रहेंगी और काफी टाइम लग जाएगा इसको क्लैरिटी आने में, मेरी समझ में है। पर एक बात और है गोवर साहब, ये ख्याल था हम सब लोगों का, एक ख्याल था कि ट्रम्प के लिए बड़ा मुश्किल होगा, पर ऐसा लग रहा है ट्रम्प साहब इतनी सख्ते में नहीं है जितना हम लोगों का पहले आंकलन था। तो उनका भी जीतने का चांस ऑलमोस्ट बराबर है, या बराबर से थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है मुझे। फटाफट से आपके पास आ रहा हूं संजीव श्रीवास्तव साहब, आप भी एक बड़ी पकड़ इस पर रख रहे हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट ये जानना है आपका व्यू पॉइंट भी। जिस तरीके से चुनाव के दौरान प्रचार हुआ और जिस तरीके से दोनों 1-to-1 हुए बाद में और जिस तरीके का कैंपेन हुआ, उसके बाद बहुत ज्यादा बातें जो थी वो इसी तरीके की ओर इशारा कर रही थी कि शायद इस बार के चुनाव जो हैं वो चौंका देंगे सबको। क्या आप मान रहे हैं कि एज पर एक्सपेक्टेशन लाइंस जो है वो सब कुछ हो रहा है अभी अमेरिका के अंदर, जो कुछ हम देख पा रहे हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार भी इस बात की लगातार आशंका थी कि इलेक्शन के रिजल्ट्स चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन ये जो चौंकाने वाले जो रिजल्ट्स की आने की जो एक प्रक्रिया है वो पिछले इलेक्शन में भी हमने देखा था 2016 में, कि ज्यादातर तो पोलिंग एजेंसीज के अनुमान हिलेरी क्लिंटन के फेवर में थे, लेकिन एक सरप्राइजिंग, एक चौंकाने वाला रिजल्ट देते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप जीत गए। और इस वर्ष भी जो अभी तक रुझान सामने आए हैं उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो कॉन्टेस्ट है काफी क्लोज होने जा रहा है। और जो पोस्टल बैलेट्स, लगभग जो 100 मिलियन से भी ज्यादा पोस्टल बैलेट्स में किए गए हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व साबित हो सकता है। यदि वोटिंग दो कैंडिडेट्स के बीच में जो वोटिंग जो मार्जिन है वो यदि कम होता है, तो जाहिर है कि पोस्टल बैलेट के जब तक रिजल्ट सामने नहीं आ जाएंगे तब तक कुछ कहना पाना मुश्किल होगा और उसका पोस्टल बैलेट का जो महत्व है बहुत बढ़ जाता है। और कोरोना की महामारी की वजह से इस बार अर्ली वोटिंग, पोस्टल वोटिंग बहुत हुई है और जिसका कि सीधा सीधा इम्पैक्ट पूरे इलेक्शन के रिजल्ट पे पड़ेगा। और जाहिर है कि ऐसे अनुमान है कि जो पोस्टल बैलेट्स हुए हैं वो ज्यादातर संभव है कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के फेवर में जा सकते हैं, ऐसी भी संभावनाएं हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप पोस्टल बैलेट का लगातार विरोध करते रहे हैं, लगातार उसको डिस्करेज करने की कोशिश करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन है, जब तक कि जैसे कि संतेश जी ने कहा कि जब तक कि लास्ट जो है वोट काउंट नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा कि आखिर कौन जीता। लेकिन ये निसंदेह है कि चौंकाने वाले रिजल्ट भी आ सकते हैं। ये मैं चंदन आपके पास होगा, फटाफट जरा अपडेट कीजिएगा। सुबह जब हम देख रहे थे, जब काउंटिंग प्रोसेस शुरू हो गया था तो बहुत सारे शहरों के अंदर हिंसा भी थी और हिंसा भी बड़ी अचानक से पैदा हुई थी। अब की क्या कुछ सिचुएशन है? और अब जो थोड़ी देर पहले जो कुछ अखबारों की तरफ से लिखा जा रहा है, यूएस का मीडिया जो कह रहा है कि देखिए 100 मिलियन वोट गिनना मतलब 5 से 7 दिन। अभी हम आंकलन ये लगा रहे थे हो सकता है 2-3 घंटों में कुछ क्लियरेंस हो, तो क्या मैं ये मानूं 2 या 3 दिन लग सकता है, ये खींच सकता है पूरा तनाव अभी वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस बार का अमेरिकी चुनाव हुआ है और हम सुबह से इस अमेरिकी चुनाव पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं। अगर आप सुबह की बात करें तो एक समय ऐसा था जब ये साफ तौर पर लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो बिडेन सिंगल हैंडेडली इस पूरे रेस को जीत जाए। और जिस तरीके से उन्होंने जो शुरू से लेकर अमेरिकी चुनाव में जो डेमोक्रेटिक पार्टी के स्ट्रांग होल्ड स्टेट्स माने जाते थे उसमें उन्होंने विजय प्राप्त की। मैं अगर 11 बजे की बात करूं तो दिन में 11 बजे का आंकड़ा जो
जो बाइडेन थे वो 209 पर थे और जो डोनाल्ड ट्रंप पे थे वो 175 पे थे। लेकिन दिन के 12 बजे से लेकर अब शाम 5 बजे तक का अगर आप आंकड़ों को देखें तो एक चीज जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आ रही है वो ये कि जिस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये पूरा फासला था उसको कम किया है, किस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वोटों की गिनती के बीच अमेरिकियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम जीत की ओर अग्रसर है। एक तरीके से जो कॉन्फिडेंस और एक तरीके से जो मैसेजिंग उन्होंने देने की कोशिश की वो कहीं ना कहीं इस चुनाव के नतीजों को दिखा रहा है कि क्या हो सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात जो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स, जो हमारे मेहमान कह रहे हैं कि इस बार के अमेरिकी चुनाव में लगभग 50% अमेरिकी मतदाताओं ने बैलेट के थ्रू मतदान किया है और अभी जिन वोटों की गिनती हो रही है ये उन वोटों की गिनती हो रही है जो कहीं ना कहीं पोलिंग बूथ पर जाके वोट किए गए हैं। तो अभी ये कहना, जिस तरीके से आप पूछ भी रहे हैं कि क्या 2-3 घंटे बाद स्थिति स्पष्ट होगी, सही मायने में स्थिति जो है वो रात के 7, 8, 9 बजे तक ही स्पष्ट हो पाएगी कि कौन होगा अमेरिका का राष्ट्रपति। मैं आता हूं दोबारा आपके पास, चंदन मैं आऊंगा दोबारा आपके साथ। बड़ा सवाल ये भी है कि जब प्रोफेसर साहब मैं आपके पास, हमारे संतोष जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार जब हम कैंपेनिंग प्रोसेस को देखते हैं और उसके बाद चुनावी प्रोसेस को पूरा देखते हैं अमेरिका के, तो जबरदस्त पोलराइजेशन हुई। तो ये जो आज हुआ और ये जो पोलराइजेशन हुई इसे आप कैसे देखते हैं? और ये बड़े डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में इस तरीके की जब खामियां सामने आए तो क्या रिफॉर्म्स की जरूरत अब वहां पर भी आई है जहां पर हम बताते हैं कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जी, सब इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन चलते हैं, सब ऑन रेल है, ऑन बोर्ड है? देश नहीं कर सकता, उसकी जो प्रणाली है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है या फिर अल्टीमेट है, यही लास्ट है। मतलब रिफॉर्म की गुंजाइश तो हमेशा हर जगह रहता है और यूएस मुझे लगता है इस मामले में एक ऐसा देश रहा है जो हमेशा तत्पर भी रहता है बदलाव की। आप पिछले जब से देखेंगे, आप 18th सेंचुरी का पूरा हिस्ट्री उठा के देखिए, 17 से लेके अभी तक का, आप देखेंगे इतिहास में बहुत सारे मेजर चेंजेस होते आए हैं यूएस के। निश्चित रूप से हमारे जैसे नहीं होते, जैसे 1947 से देश आजाद हुआ अभी तक बहुत परिवर्तन किए हमने, लेकिन यूएस में इतने मेजर नहीं होते, मतलब इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होते। मेजर चेंजेस तो होते, फ्रीक्वेंटली नहीं होते। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर लगता है इलेक्टोरल रिफॉर्म की जरूरत है वहां, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है आने वाले समय में रिफॉर्म की बात की जाएगी और बदलाव भी हो गया। और दूसरी चीज आप जो बोल रहे थे डोमेस्टिक लेवल पे कंपेनिंग का जो वेव बना था, बेसिकली वो वेव के पीछे बहुत सारी चीजें काम कर रही थी। जैसे आपने अभी कोट किया थोड़ी देर पहले, आप देखिए वहां पे जिस तरह से मीडिया का रोल रहा पिछले 4 साल ट्रंप के कार्यकाल के दौरान, तो मुझे लगता है ट्रंप के बहुत फेवर में था, बहुत अच्छा था। कहीं कहीं एक इंटरनेशनल मीडिया प्लस डोमेस्टिक मीडिया दोनों कहीं कहीं ट्रंप की इमेज को डैमेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से रोल प्ले किया है। मुझे लगता है अगर ट्रंप के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो अगर नजरिए से देखें तो कहीं कहीं मीडिया उनके लिए एक बड़ा विलेन की भूमिका निभाता चला आ रहा है। इवन आज इलेक्शन के रिजल्ट के दिन भी, आज भी देखिए बहुत सारे न्यूज चैनल में देख रहा हूँ जहां ट्रंप को बिडेन के आगे टिकते दिखाया नहीं जा रहा, लग रहा है बिडेन ही जीत गए। तो मुझे लगता है ये जल्दबाजी है थोड़ा ऐसा। ठीक है सर, मैं आऊंगा, जरा ऑडियो क्लियर कीजिएगा प्रोफेसर साहब का। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आऊं, डॉक्टर भूषण दीवान साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है पोलराइजेशन, चुनाव के दिन होना, ब्लैक एंड व्हाइट वाली लड़ाई वहां पर होना, फिर मीडिया अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ लिखना कि सबसे झूठा प्रेसिडेंट तो जनाब ये है। और क्या मैं ये मानूं कि ये जो सारा कैंपेन प्रोसेस चला उसका फायदा बिडेन को मिला और बिडेन बड़े खामोशी के साथ अपना काम करते रहे? मैं कहा नहीं जा सकता गौर साहब बिडेन साहब को फायदा मिला है कि नहीं मिला है, ये तो मैं मानता हूं। वो एक स्ट्रॉन्ग चैलेंजर के रूप में उभरे हैं। इनकम्बेंसी जो होती है, पिछली बार डेमोक्रेट्स थे पावर में, ओबामा जब गए हैं 2016 में, तो क्लिंटन की पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी, हिलेरी क्लिंटन। इस बार ही ये तो चैलेंजर है, कौन? बिडेन। फिर भी उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग लग रही थी। मुझे लगता है उनकी फंडिंग बहुत अच्छी थी, कैंपेनिंग अच्छी थी, बहुत सपोर्ट उनको कई जगह से मिला है। पर जो पोलराइजेशन हुई है, मुझे तो ख्याल आ रहा है इससे से साफ जाहिर है कि काफी क्लोज कंटेस्ट है। इंडिया जैसा मामला हो रहा है, इंडिया जैसा जब क्लोज कंटेस्ट होता है तो मतलब लेवल कम हो जाता है। रॉन्ग स्टेटमेंट, बम्बास्टिक स्टेटमेंट, अतिशयोक्तियां, एग्जैजरेशन, ये सब हो रहा है। पर फिर भी मेरी समझ में यह आ रहा है कि ट्रंप साहब की पर्सनैलिटी भी इस टाइप की है, वो क्लियर कट पोलराइज कर देते हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली बात करते हैं। वो एज ए पॉलिटिशियन जो मिडिल बात करता है, गुलमोल, वो करते ही नहीं है। इसकी वजह से ये उससे भी बड़ा उभरा है चीज। और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि आप बताइए जो ट्रंप साहब की पर्सनैलिटी है, ये डोमेस्टिक में नेटो को बंद करने के चक्कर में थे, वो फॉरेन लीडर्स के साथ डीलिंग में हर जगह उनका है,
पर मुझे ये लगता है एंड में लोग समझते हैं कि ये आदमी ठीक बात कर रहा है और इनकी बातों में रिजल्ट भी आ जाता है। देखिए इजराइल और यूएई का मेल करा दिया, तो ये रिजल्ट कई बार वर्ड्स और एक्शन, वर्ड्स और रिजल्ट्स, तो वर्ड्स में पोलराइजिंग है, रिजल्ट्स इनके अच्छे, इनको वो हेल्प कर जाते हैं। मेरे को समझ में ये आ रहा है, अगर स्टाइल इनकी पोलराइजिंग है। मैं ठीक से मैं डॉक्टर साहब आप ही की बात को थोड़ा सा आगे लूंगा। मैं आपके पास आऊंगा। श्रीवास्तव सर, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है ना कि अगर वर्ड्स और एक्शन एक साथ होता तो फिर तो क्लीन स्वीप भी दिखना चाहिए था, वो तो अभी तक नहीं दिख रहा है क्लीन स्वीप। वहां पर डेंट हुआ है जहां शायद डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं मारे। और आज की जब बॉडी लैंग्वेज जब वो आ रहे थे, संबोधन उन्होंने किया इन द मिड ऑफ दिस काउंटिंग, वो तो साफ दिखाई दे रहा था कि क्या कुछ हो रहा है वहां पर। जी देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पिछले 2016 के अगर चुनावों की अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें तो विजय में साइलेंट वोटर्स का, जिसको कि प्रेसिडेंट ट्रंप फॉरगॉटन मैन की संज्ञा देते थे, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। जो ये जितने भी पोलिंग एजेंसीज हैं, जो भी मीडिया के जो, वो उन साइलेंट वोटर्स के क्या मत थे, वो साइलेंट वोटर्स किसको वोट करने जा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, उसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे पाए। और ये जो अमेरिका के जो रूरल इलाके हैं, जो ऐसे इलाके हैं कि जो ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, वहां के वोटर्स ने बहुत ही साइलेंट तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप को समर्थन दिया था, और जिसकी की वजह से एक सरप्राइजिंग रिजल्ट आया, जिसने कि सारे मीडिया अनुमानों को, सारे पोलिंग एजेंसीज के अनुमानों को धता बता दिया। तो इस वर्ष भी जो विश्व, पूरे अमेरिका में जो स्थितियां देखने को आ रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरीके से अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को लेकर आगे बढ़े हैं, और कोरोना के पहले की अगर बात करें तो अमेरिका की इकोनॉमी प्रेसिडेंट ट्रंप के समय में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। कोरोना की बीमारी की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी काफी हिट हुई, और अमेरिका ही नहीं पूरे विश्व की इकोनॉमीज हिट हुई। लेकिन अगर आप अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी की बात करें तो अमेरिका के जो डोमेस्टिक वोटर्स हैं, खासकर ऐसे वोटर्स जो कि ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें जॉब लॉसेस हुए थे, कहीं ना कहीं वो सफरर थे, उस तरीके के जो लोग हैं, जिनको प्रेसिडेंट ट्रंप फॉरगॉटन मैन की संज्ञा देते थे, उनका समर्थन अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ है, और वो इस वर्ष भी डिसाइसिव भूमिका में आ सकते हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एक एग्रेसिव तरीके से अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को लेकर के आगे बढ़ना, वर्तमान समय में एक ऐसे समय में कि जब ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में एक तरीके का मूवमेंट चला हुआ है, ब्रेक्जिट की बात करें या ब्राजील में जिस तरह के परिवर्तन हुए, या पूरे विश्व में जिस तरीके से स्थितियां दिख रही हैं, ग्लोबलाइजेशन डीग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है, उसको भी अगर ध्यान में रखें तो जाहिर है कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति ट्रंप के पूरे चांसेस बनते हैं, और वो पूरी तरीके से कॉन्टेस्ट में हैं। और उनका जो एक अपील है अमेरिका के जो डोमेस्टिक जो ऑडियंस के प्रति, वो भी काफी तेज और काफी तीव्र नजर आती है। राइट सर, मैं चंदन आपके पास आ रहा हूं, चूंकि आप काउंटिंग की बात कर रहे थे और थोड़ी देर पहले हमारे पास जो आंकड़े आए थे, तकरीबन 100 मिलियन वो वोट्स हैं जो काउंट करने हैं 1 to 1। और अभी अब गवर्नर टॉम वुल्फ का एक ट्वीट आया है पेनिनसुला के लिए, उन्हें कह रहे कि देखिए एक एक वोट को हम जी काउंट करेंगे, और तब तक हम बिल्कुल भी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। और उनके एरिया के अंदर 1 मिलियन के करीब जो है वो वोट काउंट करने हैं, और अभी तक वो अपनी ट्वीट में लिख रहे हैं कि 43.1% लोग जो हैं वो डेमोक्रेट के हक में पूरे मुल्क की तरफ। मैं उसकी ओर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये तो सीधी सीधी बात है जो हम ये बता रहे थे कि शायद 2 या 3 घंटे वाला मामला है, ये 2-3 घंटे वाला मामला नहीं है। ये भारत की तरह जब बैलेट हुआ करते थे तो 2 दिन भी लगते थे कहीं कहीं, ये तो वैसा इशू चल रहा है, एक लंबा प्रोसेस है, कुछ दिन शायद इंतजार करना पड़े, तब दुनिया को पता लगेगा कि विश्व के अंदर अमेरिका का दूसरा प्रेसिडेंट कौन है, नया प्रेसिडेंट कौन है। बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरे चुनाव में खास करके कोरोना को लेकर ये बैलेट सिस्टम और पोस्टल बैलेट का सिस्टम इंट्रोड्यूस रहा, और जिस तरीके से हमने देखा कि लगभग आधी अमेरिकी जो आबादी है वो इसके थ्रू मतदान कर चुकी है, तो ये जानना और इस बात का हम सबको इंतजार करना पड़ेगा लगभग आज रात तक का भारतीय समय अनुसार कि कौन होगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति। लेकिन इस बीच जो बहुत प्रोमिनेंट राज्य जिनमें अभी भी मतगणना जारी है, चाहे वो पेंसिल्वेनिया हो गया या मिशिगन हो गया, क्योंकि जो हम स्विंग स्टेट्स की बात करते हैं, जिन राज्यों पर यह निर्भर होता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा, उन राज्यों ने इस बार हटके एक तरीके से चुनाव के परिणाम आए हैं। और जिस तरीके से फ्लोरिडा है वो हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जा चुका है, तो इस बार पेंसिल्वेनिया और मिशिगन जिन स्टेट्स में अभी केवल 40% वोटों की ही गिनती हुई है, इन स्टेट्स के मतदान के अंत के बाद, इन स्टेट्स में वोटों की गिनती के बाद क्लियर होगी। ठीक है सर, मैं प्रोफेसर संतेश कुमार सिंह साहब आपके पास आऊंगा।
जब हम हिस्ट्री को थोड़ा सा देखते हैं, अमेरिका की हिस्ट्री को, तो 1876 के चुनाव भी हमारे सामने हैं और उसके आसपास एक और चुनाव हुआ था, मेरे को पूरा वो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जो रिसर्च बता रहा है 1876 के चुनाव भी लगभग इसी तरीके से क्लोज कॉन्टेक्स्ट में चले गए थे और काफी ज्यादा परेशानियां उस वक्त भी हुई थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला चला गया था वहां की, लेकिन वहां से भी बाद में कोई ज्यादा बड़ा डिसीजन राहत नहीं थी और फिर दोबारा से इन द कॉमन हाउस के अंदर ही डिसीजन लेना पड़ा था। आज की अगर हम बात करें तो आज कैसे आप देख रहे हैं, अगर ये क्लोज टाई हुआ तो उसके बाद क्या कुछ ऑप्शन है अमेरिका के अंदर कि कैसे इसको देखा जाए? मेरे इसमें मुझे लगता है अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आप जब देखेंगे पीछे घूम के तो हमेशा यूएस इलेक्शन में मुझे लगता है 1 से 2% वोट का ही मार्जिन होता है और कोई बहुत मेजर ऐसा आप देखते नहीं कि बहुत गैप है। 10% का मार्जिन था पॉपुलर वोट में। पॉपुलर वोट का परसेंटेज तो 1%, 1.5%, 2% के आसपास ही रहता है। तो अभी मुझे लगता है कि उतना गैप तो मेंटेन किया है बिडेन ने, तो उस हिसाब से बिडेन आगे चल रहे हैं। लेकिन जो आप इलेक्टोरल वोट की बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, वो चीजें आप उसमें जाएंगे तो आपको दिखेगा अभी कुछ कह पाना की जल्दबाजी होगा कि मतलब कौन जीत के आएगा सामने और कौन सरकार बनाए, कौन प्रेसिडेंट बनेगा। बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट मुझे लगता है थोड़ा हरीनेस कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अब बहुत मेजर रेशन जो आपको लग रहा है एकदम क्लोज हो जाएगा, एकदम पॉइंट आएगा, ऐसा नहीं होगा। 1%, 1.5% या 0.7, 0.8% ऐसा कुछ तो रहेगा ही। उतना हमेशा से रहा है। आप पीछे उठा के देखिए 1990 के बाद भी जितने इलेक्शन हुए हैं सब में 1%, 1.5% के लगभग ही अंतर रहता है तो पॉपुलर वोट में। तो मुझे लगता है ये बहुत जल्दबाजी है कह पाना कि वो 1876 का रिपीट करने जा रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, निश्चित रूप से वोटिंग पैटर्न को लेकर वो कोर्ट में जा सकते हैं कि जहां पे टाइम ओवर हो गया उसके बाद भी टाइम एक्सटेंड कर दिया गया, अब वहां पे ट्रम्प हार रहे हैं तो एक माहौल बना सकते हैं जरूर वो कि मतलब मुझे हराया गया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक अभी ये जल्दबाजी है, थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि आज हमने देखा फेसबुक और ट्विटर ने भी एक्शन किया और तुरंत एक्शन में वो आए और उन्होंने ट्विटर पर जो बातें डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे थे उनको हटा दिया और कहा कि जनाब आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आपने जीत लिया। फेसबुक ने भी जश्न वाली तस्वीरें सारी हटा दी। तो क्या मैं ये मानूं कि इस बार एक लाइन खींची है वहां पर सोशल मीडिया ने कि नहीं, हम पर जो इल्जाम लग रहा है हम उससे थोड़ा सा बाहर रहेंगे और अपनी इमेज को क्लियर करने की कोशिश करेंगे? आपको मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि जो मीडिया का रोल रहा है आप देखेंगे वो बड़ा मतलब विवादित रहा है। आज ट्रंप को लेकर मीडिया की पोजीशन ऐसा नहीं पहले बार हो रहा है, पहले भी ट्विटर और मीडिया के बीच काफी, ट्विटर और ट्रंप के बीच काफी विवाद हुआ है, सब दबाड़ चले हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो मुझे लगता है ये कोई नई चीज नहीं है। ट्रंप को लेकर मीडिया हमेशा ऐसे रहा है और ट्रंप का रिस्पॉन्स मीडिया के प्रति भी बहुत हद तक ऐसा ही रहा। तो ये मतलब मुझे लगता है कि एक छोटी सी घटना है, इसको हमें आगे देखना चाहिए। राजा डॉक्टर भूषण, कैसे आप देखते हैं इस चीज को? और जब हम थोड़ा सा पीछे देखते हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप से चीन के बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो बड़ा रेसिज्म के तौर पर उनको बिठाते हैं कि इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो ये एटीट्यूड जो ट्रंप का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान है या जिस तरीके से आज उन्होंने अपने ट्वीट्स किए थे और उन्हें हटाया गया, बैन किया गया, ये कैसे आप देखेंगे? इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा ओवरऑल परफॉर्मेंस पर? क्योंकि अब तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रेडिबिलिटी एक होती है एक बड़े लीडर की, उस पर कितना आप देखते हैं असर होते हुए? एक्चुअली गौर साहब, ट्रम्प साहब की जो स्टाइल ऐसी है, वो कुछ बात कह देते हैं और 10-15 मिनट के बाद उसको ठंडा भी हो जाता है मामला। तो वो तो हर कोई जानते हैं इस टाइप की उनकी स्टाइल है। वो क्रेडिबिलिटी वाली बात जो है वो अलग टाइप की स्टाइल है, पर्सनैलिटी उनकी है और फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। क्यों? वोट तो पड़ चुके हैं सब, या तो डब्बे में बंद है या कंप्यूटर में बंद है। कंप्यूटर वाले शाम तक 2-3 घंटे में पता लग जाएगा और बाकी दूसरे जो है वो 2-3 दिन में या कल जैसे भी पता लग जाएगा। पर ये जरूरी है कि आप शायद ये भी है कि इंडिया के हिसाब से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, शायद आप इस बात को पूछ जी कि ट्रेड के हिसाब से बिडेन का आना हमारे लिए बेटर है, क्योंकि टैरिफ वाले के मामले में ट्रम्प साहब तो बिजनेसमैन है, और टैरिफ के मामले में सबको दबाते हैं। इंडिया को भी कहा हीरो है ट्रम्प के टैरिफ के मामले में, पर डिफेंस के मामले में, चीन के मामले में, पाकिस्तान के मामले में हमें लगता है कि ट्रम्प साहब इस पर मैं आऊंगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रम्प और बिडेन में इंटरनेशनल सिनेरियो में उसको कैसे देखते हैं। जरा फटाफट से पहले ब्रेकिंग एक दिखाइएगा जल्दी से, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करते हैं तो बड़ी खबर यह भी है, न सिर्फ भारत इन चुनावों को देख रहा है बल्कि रूस
और चीन की गहरी नजरें इन चुनाव के नताइज पर भी हैं और लगातार ग्लोबल टाइम्स ने जिस तरीके से पिछले 3 दिन से यू टर्न लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप के कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया है, इससे लग रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और चीन के बीच कुछ खुफिया मुआहिदा भी हुआ है। इस तरीके की बातें हो रही है, सामने आ रही है, लेकिन अरब दुनिया भी इससे बाहर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव और अरब दुनिया की नजरें रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी दुनिया भर के लोग इस वक्त चुनाव को देख रहे हैं। मैं सीधे संजीव श्रीवास्तव सर आपके पास पहले आऊंगा। भारत के प्रोस्पेक्टिव से ट्रंप या बाइडेन, कौन अच्छा नेता उभर कर सामने आ सकता है? जो भी जीते, लेकिन भारत के लिए कौन बेहतर हो सकता है दोनों में से? जी देखिए, भारत के प्रति जहां तक अमेरिका की नीति की बात है, तो चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो, दोनों का ही सपोर्ट इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को है, क्योंकि ये जो संबंध है ये भारत और अमेरिका के साझा मूल्यों पे, साझा हितों पे और साझा चुनौतियों पर आधारित है। और वर्तमान समय में ये जो पार्टनरशिप है एक कंप्रेहेंसिव ग्लोबल पार्टनरशिप का रूप ले चुकी है, एक बहुत ही बड़ा आकार ले चुकी है। और दोनों ही देश इस बात को जानते हैं कि चाइना जैसे देश का जो चैलेंज है उसका भी मुकाबला करने के लिए दो लोकतांत्रिक देशों जो सबसे बड़े दुनिया के लोकतंत्र हैं उनका साथ में आना जरूरी है। इसी वजह से मुझे लगता है कि यदि चाहे वो बिडेन जीते चाहे वो ट्रंप फिर से आए, इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लगातार आगे बढ़ेगी और ये जो बहुत ही सॉलिड फाउंडेशंस पे आधारित है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या रिपब्लिकन पार्टी के जो भी राष्ट्रपति रहे हैं उनका जो अप्रोच होता है वो काफी डिसाइसिव होता है, काफी प्रोएक्टिव तरीके से कार्य करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय में इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील साइन की गई थी और इस सिविल न्यूक्लियर डील को साइन कराने में जॉर्ज डब्ल्यू बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। चाइना को ऑन बोर्ड लेने के लिए जो वियना में वोटिंग हुई थी उसमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, तब जाकर के भारत को ये जो वेवर मिला था और ये इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील साइन हुई थी। उसी तरीके से अगर देखें तो वर्तमान समय में भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो अप्रोच है वह प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रति, चाहे वो पूरी इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो डिफेंस रिलेशनशिप के प्रति, वो लगातार गहरा होता जा रहा है। तो मेरा मानना यह है कि जो रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो प्रोएक्टिव ज्यादा होते हैं, ज्यादा डिसाइसिव होते हैं, लेकिन जो डेमोक्रेटिक पार्टी के भी जो राष्ट्रपति रहे हैं, चाहे वो बिल क्लिंटन रहे हो, चाहे वो बराक ओबामा रहे हो, उनके कार्यकाल में भी संबंध आगे बढ़े। मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर भूषण दीवान, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब मैं एक और साइड को देखता हूं, एक तरफ से अफगानिस्तान, चाइना और ईरान, इस स्ट्रेटजी को आप कैसे देखते हैं? कौन उनके लिए अच्छा है, साथी हो सकता है? क्योंकि स्टेबिलिटी, पीस वहां पर ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा है। क्या ट्रंप के आने से वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा या कहीं ना कहीं हॉल्ट पर हो सकता है, क्योंकि चाइना के साथ जिस तरीके के इश्यूज चल रहे हैं? मेरी समझ में जो श्रीवास्तव साहब ने जो बात कही उसी को मैं अगर आगे ले जाऊं, आप न्यूक्लियर डील की बात देखिए, और हमने पोखरान किया, क्लिंटन साहब नाराज हो गए और रिपब्लिकन के बुश साहब ने हमें सपोर्ट किया। तो हमें तो डिफेंस के तरीके में तो ट्रंप जी के आने से बहुत फायदा है और वो चीन को भी दबाना। पर एक बात मेरे को बीच में खटक रही, और क्या ट्रंप साहब बिजनेसमैन है, आप उनका भरोसा नहीं कर सकते, वो चीन से हाथ भी मिला लें। क्यों? ट्रेड के मामले में कहीं हाथ भी मिला ले वो, क्या हमको ट्रेड का फायदा हो? देखिए, जो प्रेसिडेंट बनेगा, अभी ट्रंप अगर सेकंड टाइम बने, ये उनका लास्ट टाइम है, अभी उनकी 70 से ज्यादा उम्र है, वो हिस्ट्री बुक्स में जाना चाहेंगे किस टाइप से? मैं पूछूं, अपने आप को पूछूं, वो क्या सोचते हैं? हिस्ट्री मुझे, इतिहास मुझे कैसे याद रखे? मेरी समझ में वो दो चीज सोच सकते हैं। इतिहास मुझे याद रखे कि अमेरिका की इकोनॉमी को मैंने बहुत बुलंद बना दिया, नंबर 1। नंबर 2, वो याद रखे कि अमेरिका को हमने दुनिया में वर्चस्व दोबारा कायम कर दिया चीन को दबा के। पर मेरे को लगता है वो पहला काम, उनकी प्रायोरिटी वो इकोनॉमिक्स की रहेगी, बिजनेसमैन है, इसलिए चीन से हाथ भी मिला सकते हैं। राइट सर। पर ये है कि और मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, लेकिन प्रोफेसर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि मुस्लिम ब्लॉक भी मॉनिटर कर रहा है, और मुस्लिम ब्लॉक में ईरान हो, मुस्लिम ब्लॉक में पाकिस्तान को आप देखिए, सऊदी अरबिया को देखिए, यूएई को देखिए, लगातार जब हम मॉनिटरिंग कर रहे थे, उनके टेलीविजन को देख रहे थे, ऑफिशियल टीवी चैनल्स को देख रहे थे, तो बिट बाय बिट मॉनिटर किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि क्या कुछ अमेरिका के अंदर हो रहा है। क्या इतना ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव सच्ची में है उनके लिए भी? ये बिल्कुल, निश्चित रूप से। अगर मैं कहूं, अगर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा कोई प्रयोगशाला रहा है
आज तक के इतिहास में, तो मुझे लगता है वो जो मुस्लिम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं वही रहा है। चाहे जॉर्ज बुश की देख लीजिए, या उनके बाद जब जॉर्ज बुश की देख लीजिए, या भी ओबामा कार्यकाल के दौरान भी देख लीजिए, या अभी ट्रंप की बात देख लीजिए, हमेशा आप देखेंगे तो मुस्लिम जो एक वर्ल्ड है जिसको आप इस्लामिक वर्ल्ड की बात कर रहे थे, वहां आप चले जाएंगे तो वहां आपको दिखेगा निश्चित रूप से यूएस का इंटरफेरेंस हमेशा रहा है। चाहे इराक का ले लीजिए, चाहे ईरान का ले लीजिए, चाहे अफगानिस्तान का मुद्दा ले लीजिए, और चाहे आप पाकिस्तान का मुद्दा हो। अभी यूएई और जो पिछले सर बता रहे थे कि अभी इजराइल के साथ रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया है, तो हमेशा जो सेंटर कोर में रहा है बेसिकली आप देखेंगे वो मुस्लिम वर्ल्ड रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड कोर होने का मतलब कि वहां की सरकारें भी हमेशा देखती हैं कि किस तरह का परिवर्तन अमेरिका के अंदर हो रहा है, क्योंकि उससे उनके यहाँ बहुत कुछ परिवर्तित होने वाला होता है। अब टर्की का एग्जांपल लीजिए, टर्की किस तरह से एग्रेसिवली काम कर रहा है, आज जिस तरह से नेक्सस टर्की और पाकिस्तान के बीच बना है अजरबैजान वाले इशू में, आर्मेनिया वाले में, अब हम देख सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड इशू था। तो मुझे लगता है इन सब चीजों से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है, वो ट्रंप ढूंढ पाएंगे या बिडेन ढूंढ पाएंगे, उनका अपना असेसमेंट एक है। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि निश्चित रूप से अमेरिका में होने वाला एक छोटा परिवर्तन भी वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पर इम्पैक्ट डालता है, और इसलिए निश्चित रूप से मुस्लिम वर्ल्ड बहुत गहनता के साथ, बहुत डीपली जो है वो एक एक पॉइंट जो बदल रहा है अमेरिका के अंदर, उसको ध्यान से देख रहा है कि क्या होने वाला है। राइट सर, मैं आऊंगा। चंदन, बड़ा इंपॉर्टेंट, अब हमने चीन को भी देखना होगा, क्योंकि चाइना, साउथ चाइना सी की बात करें या लद्दाख बॉर्डर्स की बात करें या अन्य ट्रेड की बात करें, तो अमेरिका की तरफ से बहुत बार जो है वो कड़ी टिप्पणी भी की गई, और डॉक्टर साहब इस तरीके से कह रहे थे कि हो सकता है भाई ट्रेड का मामला है और काफी अच्छे खिलाड़ी हैं ट्रम्प ट्रेड के हवाले से। तो चाइना का ऑफिशियल रेस्पॉन्ड इस पर क्या कुछ आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स लगातार हम देख रहे थे पिछले 3 दिन से पॉजिटिव कैंपेनिंग के अंदर था और उम्मीदें जता रहा था। आज के दिन सुबह से लेकर अभी तक अगर देखा जाए ऑफिशियली चाइना क्या कुछ कह रहा है, चाइना क्या कुछ मॉनिटरिंग में है? जी देखिए, जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव होते हैं उन पर ना केवल भारत बल्कि जैसे हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने बताया कि पूरी दुनिया की निगाह बनी होती है। और बात अगर केवल चाइना की करें तो जिस तरीके से भारत और चाइना के संबंध रहे हैं, और हाल ही में जिस तरीके से माइक पॉम्पियो और टीएस पर भारत के दौरे पर आए और उन्होंने खुलकर भारत का समर्थन किया, तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रपति चुनाव में चाइना की निगाहें ये टिकी होगी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं, मतगणना के बाद डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जीतते हैं, तो किस तरीके से अगले 4 साल के कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप चाइना को लेकर रुख रखेंगे। दूसरी तरफ जो बाइडेन की अगर हम बात करें तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो बिडेन जब आएंगे तो वो शुरू से चाइना के साथ एक नए सिरे से रिश्ते को बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 4 साल में ट्रंप के कार्यकाल में, चाहे वो कोरोना वायरस का मुद्दा हो या फिर चाइना का दूसरे देशों में अतिक्रमण का ये जो पैतरा हो, इन तमाम चीजों पर अमेरिका ने और खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे से बढ़कर चाइना को हकाड़ा है, लताड़ा है। तो इन सभी चीजों के बीच जो चाइना है उसकी भी नजर इस पूरे चुनाव पर खास तौर पर बनी है, क्योंकि उनके स्ट्रैटेजिक जो इंटरेस्ट है वो इस अमेरिकी चुनाव पर काफी ज्यादा है। बहुत शुक्रिया चंदन आपका, संतेश कुमार जी आपका, संजीव श्रीवास्तव साहब आपका और कमांडर डॉक्टर भूषण साहब आपका मेरे साथ इस चर्चा में ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जब हम वाइंड अप कर रहे हैं 5 के पंच को, तो हम आपको बताते चले डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन 48.7% वोट्स के साथ है, और बिडेन साहब जो है इस वक्त वो 49.3 पोजीशन पर है, और अदर्स जो है वो 0.9%। 2 कंटेंडर जो है ब्लू और ग्रीन वो 49.3 और 48.7 पर है। और जब आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप 213 सीटों पर है और बिडेन 226 सीटों पर रुझान के साथ इस वक्त आगे हैं, यानी सिर्फ चंद सीटों का फर्क है। लेकिन माना यही जा रहा है कि अभी चंद घंटे और इंतजार कीजिए, यानी 8 से 10 घंटों का इंतजार होगा, जिसके बाद यह उम्मीद लगाई जा रही है कि एक अनुमान होगा कि नया प्रेसिडेंट कौन होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। क्योंकि पहली बार देखने को मिला है कि यूएस के अंदर इतना टाइट इलेक्शन हो रहा है, और इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन के बाद भी हिंसा की खबरें लगातार आई है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों, तस्वीरों, तबसरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अल्लाह हामिया नासिर।